Okay, so let me start. First of all, आई होप कि आपको जो है जो हमने एक्सेल के ज़रिए एनालिटिक्स डाटा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किया था, सो वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है? सो अगर किसी का कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और वो चीज़ पूछना चाहे, सो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ आई कैन स्टार्ट। सो आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो डेफिनेटली हम जो है वो फिजिकल क्लास कर रहे होंगे। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह रहा होगा तो आप उस दौरान भी पूछ सकते हो। बट अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल जो हमने पढ़ा था, सो मोस्ट वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि आप जो हमने उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जो चार्ट्स हमने यूज़ किए हैं सर विजुअलाइजेशन में, तो उनकी जो हम आपने डाटा विजुअलाइजेशन में एक चार्ट बताया था, उसमें आपने बताया था कंपैरिजन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप जो आपने बताया हुआ है उसमें जी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है। सर वो चार्ट्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इस यहाँ पे अप्लाई होंगी, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे कंपोजिशन होगी? जी, एग्ज़ैक्टली यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप रियल टाइम डाटा को एनालाइज़ कर रहे होते हो। सो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने डाटा को एनालाइज़ करना स्टार्ट करते हो, लाइक जैसे मैं अगर सेल्स वाले डाटा की एग्ज़ाम्पल लूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आप करना क्या चाह रहे हो? क्या आप जो है वो 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हो? या आप ये देखना चाहते हो कि ओवरऑल प्रॉफिट मुझे एज ग्रुप वाइज कहाँ से मिल रहा है? मुझे ज़्यादा अडल्ट लोग प्रॉफिट दे रही हैं या मुझे जो है वो ज़्यादा यंग लोग प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है? सो जो रिलेशनशिप वाला है इट मीन हम वहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हम स्कैटर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो हम बबल प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे ये देखना है कि कितना पोर्शन मुझे कौन से ग्रुप एज से मिल रहा है, इट मीन मैं कंपोजिशन वाले चार्ट यूज करूंगा, सच एज पाई चार्ट, बार चार्ट मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है? इवन अगर 2 फैक्टर्स आ जाएं कि एज ग्रुप और कौन सी कंट्री से वो लोग हैं, सो अब 2 फैक्टर हो गए तो स्टिल मैं कंपोजिशन देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी कंट्री के कौन सी एज ग्रुप के लोग मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, सो दिस इज अ कंपोजिशन, ठीक है? अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरे प्रॉफिट की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि मुझे ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट तमाम कंट्रीज तमाम एज ग्रुप से कितना मिल रहा है। सो इट मीन मैं प्रॉफिट वाले वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या है, मेरे प्रॉफिट के अंदर वेरिएशन कितनी है, ठीक है? सो दैट इज कि हम डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इवन मैं देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स द ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट आई एम गेटिंग एज वेल एज हाउ मच वेरिएशन इज देयर अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन इट मीन मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि अब एज ग्रुप मेरा फैक्टर है, लेकिन एवरी एज ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं देख रहा, बल्कि मैं देखना चाह रहा हूँ उसकी ओवरऑल वेरिएशन भी देखना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहता हूँ। तो बॉक्स प्लॉट हमें कंपैरिजन करने में हेल्प आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एवरेज, ठीक है? इसी तरीके से हमने लाइन चार्ट पढ़ा था। लाइन चार्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर आपने ट्रेंड देखना हो ओवर द टाइम, कि ओवर द टाइम मेरे प्रॉफिट का ट्रेंड कितना है, मीन जनवरी में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, फरवरी में मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मैं आपको जोर भी दे रहा था बार बार कि आपने डाटा को देखते हुए हम ब्लाइंडली एनालिसिस करना स्टार्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? और हम ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द डाटा हमारी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है, लाइक सेल्स का डाटा है, फाइनेंस का डाटा है, एचआर का डाटा है, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम क्वेश्चंस, ठीक है? राइट डाउन ऑन अ वाइट पेज कि मैं बेसिकली इस डाटा से निकालना क्या चाहता हूँ, ठीक है? कौन सी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है? कि क्या मुझे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मुझे एज ग्रुप के देखना है कि कितना शेयर है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे कंट्रीज का प्रॉफिट
का शेयर देखना है, या मुझे ओवरऑल प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, या मुझे ऑर्डर क्वांटिटी और प्रॉफिट के दरमियान कोरिलेशन को देखना है, तो बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो ग्राफिकल टेक्निक या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टेक्निक पिक कर रहे होते हैं, राइट? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, इसको जो है ना फिलहाल हम आज आर को स्टार्ट करते हैं। ये जो वाला पार्ट है इसकी हम एक दफा प्रैक्टिस भी करेंगे इन अ कमिंग क्लास। सो आई विल कम अप विद सम न्यू डेटा सेट, ठीक है? इवन हम सेल्स वाले डाटा को भी लेंगे और एक नया डाटा सेट भी हम पिकअप करते हुए हम जरा क्वेश्चंस रेज करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को रेज करते होते हैं बेस्ड ऑन द डाटा, ठीक है? क्योंकि जब हम एनालिटिक्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम सबसे पहले अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग करें। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मीन कि वो डाटा जो हमने पिकअप किया हुआ है वो कौन से एरिया का है, और वो डाटा वंस के वो क्लियर है, ठीक है, हमने उसमें क्लीनिंग कर ली हुई है, कोई मिसिंग वैल्यूज वगैरह को हम डील कर चुके हुए हैं, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने अब उसको एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के लिए we start raising the question that what we want to get from the data, ठीक है? कि हम वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए क्वेश्चन रेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन फिर हम जो है वो डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, ओके जी। सो बेसिकली हम एक न्यू सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रही हैं। एक चीज याद रखिएगा कि मैं इसके अंदर करूंगा ये कि ज्यादातर जो है वो हम सॉफ्टवेयर को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लाइक मैं आपको एक ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है? हम एक या दो लेक्चर में आर को जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो हम ये मैं आपको आर के अंदर जो है इसका दे दूंगा, देन फिर मैं आपको के ऊपर जो है वो छोड़ दिया करूंगा कि आपने इसको सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एनालाइज करना है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हम उसकी बेस जो है वो एक दो लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से डेवलप कर लेंगे, ठीक है? और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मेरे से ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो पूछ सकोगे, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेसिकली बैक हैंड के ऊपर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही होती है, और राइट नो ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है ये आर स्टूडियो का इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है? सो आर स्टूडियो इज बेसिकली, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप डिफरेंट आईडीईज होते हैं, ठीक है? लाइक जैसे आर प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विच इज आर स्टूडियो, ठीक है? सो अब हमने करना क्या है? सो हमने बेसिकली जो है वो आर स्टूडियो के जरिए आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। अब आर स्टूडियो के अंदर टोटल 4 विंडोज हमें नजर आती हैं, ठीक है? नंबर 1 इज अ सोर्स विंडो, ठीक है? नंबर 2 इज अ कंसोल विंडो। कंसोल विंडो क्या होती है? जिसके अंदर आपको रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। सोर्स विंडो क्या होती है? जिसके अंदर आप कोडिंग लिख रहे होते हो। ओके, एक और चीज याद रखिएगा कि जो आपकी कंसोल विंडो होती है ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, ठीक है? ये अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो जरा बड़ा कर लूं, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द कोड, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियरली देख सको। ओके, सो इसमें जो कंसोल विंडो है इसमें क्या होता है कि आप वन बाय वन करके जो है वो अपना डेटा जो है वो मीन वन बाय वन लाइन करते हुए आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो देख सकते हो। सच एज अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं 2+3 एंड प्रेस एंटर करूं, तो जैसे ही आप मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट फौरन नजर आ जाएगा। लेकिन जब हम अपनी सोर्स विंडो के अंदर कोई कोड लिख रहे होते हैं, जब तक मैं उसको रन नहीं कर रहा हूँगा तो वो ऑब्वियसली मुझे उसके रिजल्ट नहीं दिखा रहा होगा। सो हम अपने सारे का सारा कोड अपने सोर्स विंडो के अंदर लिख सकते हैं, और अगर मुझे रन करना होगा तो मैं किसी भी जिस भी पर्टिकुलर लाइन को, मसलन जैसे मुझे इस लाइन ऑफ कोड को अगर रन करना है
तो मैं सिंपली यहाँ पे इसके स्टार्ट में कर्सर लेके आऊंगा और रन को प्रेस कर दूंगा, तो मुझे कंसोल विंडो के अंदर उसके रिजल्ट नजर आएंगे। ठीक है, अब आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या? इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन इस स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो हम तमाम स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के लिए और इवन जो हमारे बिजनेस एनालिटिक्स की टेक्निक्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हैं, वो हम तमाम के तमाम आर को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो विंडो है, इसमें दिस विंडो जैसे मैंने आपको बताया इज अ सोर्स विंडो जिसके अंदर हम कोडिंग लिख रहे होते हैं। दिस विंडो इज बेसिकली अ कंसोल विंडो। अब इसकी सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हो। यूजुअली जब आप पहली दफा इंस्टॉल करते हो तो ये कंसोल विंडो आपको बॉटम में नजर आती है। ठीक है, जबकि ये जो हिस्ट्री, इन्वायरमेंट वगैरह ये आपको यहाँ पे नजर आती है, और बाकी ये फाइल, प्लॉट, पैकेजेस वगैरह आपको ये बॉटम में नजर आते हैं। ठीक है, सो ये मैंने कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ? ये मैं चेंज कर सकता हूँ। आई कैन गो टू टूल्स, आई कैन गो टू ग्लोबल ऑप्शंस, और जैसे मैं ग्लोबल ऑप्शंस पे आता हूं तो मेरे पास एक विंडो आ जाती है जिसमें मेरे पास आपके पास क्या आ रहा है जी? सबसे पहले पैनल लेआउट। ठीक है, सो अगर हम पैनल लेआउट पे आए तो मैंने यहाँ पे किया है, मुझे ये 4 विंडोज की ऑप्शन नजर आ रही है। सो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? सोर्स। सो दैट मीन सोर्स विंडो मुझे यहाँ पे नजर आए लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे मुझे नजर आए कंसोल विंडो, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस साइड के ऊपर जो है वो एनवायरमेंट और हिस्ट्री, ठीक है, लेफ्ट बॉटम पे नजर आए, और राइट बॉटम पे मुझे अपने फाइल, प्लॉट और पैकेजेस की जो है वो विंडो नजर आनी चाहिए। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से सेटिंग करना चाहते हो। सो आई लाइक दिस वे, सो इस वजह से मैंने जो है वो ये सेटिंग कर लिया। उसके बाद अपीयरेंस में आके आप अपने इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, मीन फॉन्ट साइज को। ठीक है, आप डिफरेंट तरह के थीम्स को इस्तेमाल कर सकते हो, फॉन्ट के साइज को, उसके कलर को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो डिफरेंट आप जो है वो चीजें अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ से चेंज की जा सकती है। सो पैनल लेआउट इज फॉर चेंजिंग द लेआउट ऑफ द आर स्टूडियो, एंड अपीयरेंस टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, उसका थीम, उसका साइज वगैरह जो है वो चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास होता है कि ये जो नीचे फाइल वाली विंडो है, सो अगर आप अपने फोल्डर से, जैसे हमने यहाँ पे जो फोल्डर था, ठीक है, हमने जो बेसिकली आर प्रोजेक्ट की फाइल को रन किया। सो आर प्रोजेक्ट की फाइल को जब हम रन करते हैं और नीचे बॉटम फाइल्स के अंदर अगर हम आए, तो हमें उस आर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स नजर पड़ी हुई होंगी वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, सो इवन हमें आर हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो जो कोड हम रन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर नजर आ रहा होता है। ओके, हमें जो जो फाइल्स हैं, कोडिंग फाइल, कोडिंग डॉट आर का मतलब है बेसिकली ये आर कोडिंग फाइल है, और डॉट आर पी आर ओ जे का मतलब है इट्स अ आर प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है जी, सो हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो जब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ तो वो मेरे से पूछ रहा है न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, सो आई एम क्लिकिंग ऑन अ न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, या आप चाहें तो आप अपनी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी मीन एग्जिस्टिंग फोल्डर जिसमें आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट है उसमें बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं। जी जी सर, ये स्टूडेंट्स हैं कुछ, उन्हें काइंडली ऐड कर दीजिएगा। जी जी मेरे पास यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। ग्रुप में स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, वो 2-3 हैं, कह रहे हैं कि ऐड करना। मेरे पास उन्होंने मुझे ईमेल सेंड किए थे, मुझे अभी तक नहीं आई। मैंने लिंक भी सेंड किया ग्रुप के अंदर, तो मुझे अभी तक नहीं आई। चले मैं पूछ लेता हूँ। ओके ओके जी, सो हमारे पास क्या है कि आप नए डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं? ओके, सो अगर आप नए फोल्डर में बनाना चाहते हैं सो न्यू डायरेक्टरी, और अगर आप एग्जिस्टिंग फोल्डर में करना चाह रहे हो तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो ये देखिए मुझे वो एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर ले गया। सो यू कैन ब्राउज इट कि मुझे ये कौन से फोल्डर के ऊपर जो है वो लेके जा रहा है। ओके, सो वी कैन क्लिक ऑन द
क्रिएट बटन, राइट। सो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे करूंगा तो वहां पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बट क्योंकि हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया ऐड बनाया हुआ है, सो इसलिए फिलहाल मैं वो नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, बट अगर मैं अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर आर कोड मीन ये सोर्स फाइल जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है सिर्फ वो करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सो जैसे मैं आर स्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि वो एक नई फाइल आर कोडिंग की जो है वो मेरे पास ओपन हो गई है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जिसमें मैं कोड लिख सकता हूँ। ओके, सो फिलहाल हमने वो क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट की हुई है मीन दिस फाइल, सो हम उसी को यूज करते हैं। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर फॉर यू विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या है, किस तरीके से हम इनके चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, प्लस हम नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और नई कोडिंग फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली आर जो है इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। ठीक है, सो इसको हम एज अ कैलकुलेटर तौर पे भी यूज कर सकते हैं, मीन आपके सिंपल कैलकुलेशन के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है, इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है, और इसके ऊपर डिफरेंट, जैसे मैं पहले बता रहा था कि हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सच एज लाइक अगर मैं सिंपल कैलकुलेशंस करना चाहूँ, मसलन मुझे करना है जी 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे मैथमेटिकली, ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करता हूँ तो वो मेरे पास उसकी जो है वो क्या कर देगा 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 4 करके मुझे वो आंसर शो कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ठीक है, सो हम अपने जो है वो क्या कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड पावर 2, अगर मैं इस रन को करूंगा तो मुझे वो आंसर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बेसिकली 100। ठीक है, सो बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल रूल होता है कि पहले वो पावर को सॉल्व करेगा, मीन 5 पावर 2 इज 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास 100 आंसर आ रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर हमने सिंपल डिवीजन करनी है तो 7 बाय 2 करके हम डिवीजन कर सकते हैं। अगर मुझे इंटीजर डिवीजन करनी है, इंटीजर डिवीजन का क्या मतलब है कि राइट नाउ मुझे आंसर आ रहा है 3.5, सो अगर हम 2 परसेंटेज मतलब परसेंटेज देन डिवीजन साइन देन परसेंटेज साइन इस्तेमाल करेंगे तो अब वो मुझे 3.5 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 दिखाएगा, मीन वो फ्रैक्शन वाला पार्ट मुझे शो नहीं करेगा। और अगर हम बीच में से डिवीजन वाला साइन रिमूव कर दें, सिर्फ 7 परसेंटेज परसेंटेज और 2 करके इस कोड को मैं अगर रन करूं तो वो मुझे रिमाइंडर दिखाएगा, मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, सो रिमेनिंग कितना बच गया 1। ठीक है, सो दिस इज अ रिमाइंडर ऑपरेटर, दिस इज द इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर आप कहोगे। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब है कि मीन आप कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। दिस इज अ नॉर्मल डिवीजन फंक्शन, दिस इज पावर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड डिवीजन, राइट। इसी तरीके से अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिट, बिकॉज वी नो दैट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी होता है, और 0 बाय 0 करेंगे तो NaN हमारे पास आ जाएगा, मीन नन, नन वैल्यू हमारे पास आ रही है। ओके, इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट अगर किसी चीज का कैलकुलेट करना चाहें सो वी कैन राइट डाउन SQRT। ठीक है, लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं SQRT, ठीक है, एंड ब्रैकेट, सो हम जो है वो अब मुझे यहाँ पे ऊपर बता भी रहा है SQRT और x, दैट मीन मुझे कोई कांस्टेंट नंबर देना है, सो लेट्स से 25, और अगर हम इस कोड को रन करें तो वो मुझे उसका स्क्वायर रूट बता देगा कि कितना है। इज इट क्लियर जी? सो वेरी सिंपल कि हम कोई भी डिफरेंट अपनी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट, ठीक है, परसेंटेजेस वगैरह जो है वो यूजिंग आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बीइंग द एनालिटिकल पर्सन, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वेरिएबल का, हमें पता होना चाहिए आर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात ये कर रहे होते हैं हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो आर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जारी बात है जब हम वो डेटा आर के अंदर स्टोर करेंगे तो उसको कॉल करके हम इस्तेमाल कर सकेंगे।
सो इसलिए हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम आर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट तरीकों से जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो वन ऑफ द सबसे जो बेसिक तरीकेकार होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट इज बेसिकली द वेरिएबल। ठीक है, कि आपने कोई भी मल्टीपल फंक्शंस को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो वो स्टोर करने के दो तरीके कार है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है आप इक्वल टू साइन यूज कर लो, आपकी मर्जी है लेस देन और माइनस साइन आप इस्तेमाल कर लो अपने कीबोर्ड से। इन दोनों को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल और दिस लेस देन माइनस साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं कि बेसिकली इस चीज को, ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज है, इसको मुझे असाइन करना है, इसको मीन इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करना है। तो मैं x के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जी स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 4 मल्टीप्लाई बाय, आगे मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं मैक्सिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम का क्या मतलब होगा कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पिकअप करे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करे एंड देन उसका स्क्वायर रूट ले। तो ऑब्वियसली वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज 9 आउट ऑफ दिस, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, और उसका वो स्क्वायर रूट लेगा। और जैसे ही हम इस रन जो है वो लाइन को जो है वो रन करेंगे, तो उसने इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करके x के अंदर इसकी वैल्यू को जो है वो स्टोर कर दिया। सो अब अगर मुझे x की वैल्यू देखना है कि x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं x को सेपरेटली लिख के उसको रन करूंगा अगर, तो मुझे आंसर आ गया जी 6। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली 36 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ रहा है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ आप इक्वल टू साइन यूज करने की बजाय आप लेस देन माइनस साइन भी यूज कर सकते हो टू असाइन एनी पर्टिकुलर वैल्यू टू अ वेरिएबल। सो जैसे मैं यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर क्या होता है, ट्रू फॉल्स मीन 0 1 यस नो की सेंस। सो यहाँ पे बूलियन ऑपरेटर होता है जी ट्रू या फॉल्स। सो बेसिकली मैं फ्लैग एक वेरिएबल है जिसको मैं वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ ट्रू। सो अगर मैं इसको रन करूं तो फ्लैग के अंदर ट्रू वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई है, और अब मैं फ्लैग को दोबारा से रन करूं तो मुझे बता रहा है कि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। राइट जी, सो आई होप इट्स क्लियर कि वेरिएबल क्या होता है और हम बेसिकली वेरिएबल को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं आर के अंदर, डाटा को स्टोर करने के लिए। ओके, अब जो है क्योंकि हम डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जी जी सर, इसमें जो हमने ट्रू लिखा हुआ है इसमें, तो उसको अगर हम उसकी जगह हम फॉल्स लिखते हैं तो वो क्या हमें जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमें फॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या ये कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू मीन बेसिकली मैं उसको असाइन ट्रू कर रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ पे फॉल्स असाइन कर दोगे तो वो इसका आंसर फॉल्स दे रहा होगा। ठीक है, ओके सर, मैं शायद ये जो है खुद ब खुद बता रहा है ये ट्रू ये फॉल्स है चीजें। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली हम खुद से लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये मैं ये वाली वैल्यू जो है वो मैं ये ऑलरेडी, प्रोग्राम उसे किया हुआ है जी ऐसे बिल्कुल करना है। बिल्कुल, मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी एक वेरिएबल के अंदर चीजों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक y वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं उसको असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, और मैं इसके आंसर को जो है वो डिवाइड करना चाहता हूँ विद 4। ठीक है, अब मैं अगर इस लाइन कोड को जब रन करूं तो उसने y के अंदर सेव कर दिया। मुझे अब देखना है कि y के अंदर रिजल्ट क्या आ रहे हैं, तो मैं अगर कंसोल विंडो के अंदर ही y रख के एंटर प्रेस करूं तो वो मुझे आंसर बता रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना सीख रहे हैं। सो आप ये यही समझ लें कि ये बेसिकली एक एड्रेस है या एक बॉक्स है, हम उस बॉक्स के अंदर किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं। राइट, ताकि हम उसको दोबारा से रिकॉल करके जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो बेसिकली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो मल्टीपल तरीके कार हैं डाटा को स्टोर करने का। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को हम डिफरेंट वे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल के अंदर हम किस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, या हम बूलियन टाइप वेरिएबल को, या इवन स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल को कैसे स्टोर कर सकते हैं। इवन मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू माई नेम। ठीक है, वट एवर द नेम इज,
ठीक है? जी हकीम मुझे स्टोर करना है। सो कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कर सकते हो। लाइक अब मुझे चेक करना है कि एक्स जो है ये कौन-सी टाइप ऑफ वेरिएबल है? ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है या ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है? स्ट्रिंग मीन जिसमें मैंने अल्फाबेटिक्स जो है वो स्टोर किए हुए हैं या ये बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल है। सो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मीन उसको हम कहते हैं कि डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक आर के अंदर फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज क्लास। तो मैं क्लास लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने जो वेरिएबल ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए हैं, मैं कोई एक वेरिएबल की वैल्यू का डालू। लाइक जैसे मैं यहाँ पे एक्स लिखूं और मैं इस कोड को रन करूंगा तो वो मुझे इसकी टाइप बताएगा कि क्या ये न्यूमेरिकल टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, बूलियन टाइप है। सो इट्स इफ आई रन तो वो मुझे बता रहा है कि ये न्यूमेरिकल टाइप है, बिकॉज एक्स का आंसर क्या आएगा आपके पास, न्यूमेरिकल आंसर विच इज 6। लेकिन अगर मैं क्लास ऑफ फ्लैग लिखूं, क्योंकि फ्लैग के अंदर हमने एक बूलियन वैल्यू डाली हुई है, तो मैं अगर क्लास को लिखूं तो वो बता रहा है लॉजिकल। ठीक है, सो ये जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं इनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये। सो लॉजिकल वैल्यूज हमें बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर जी? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि किसी भी वेरिएबल की अगर हमें डाटा टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि वो न्यूमेरिकल टाइप है, लॉजिकल टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप मीन कैटेगोरिकल टाइप है, तो वो हम उसके लिए क्लास फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर? सर हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी स्टोर कर सकते हैं किसी फंक्शन में, बिल्कुल किसी वेरिएबल बिल्कुल में। बिल्कुल, आप कोई भी फ्रैक्शन डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, आप अल्फाबेटिक, ठीक है, कोई भी डाटा जो है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इज टू स्टोर द डाटा इज अ वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि आर के अंदर वेरिएबल तो है ही है, क्या और भी डिफरेंट तरह की चीजें हैं जिनके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो यस दे आर, उसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। सो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए हम जो है कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर टाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सच एज आर के अंदर है वेक्टर, एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, और डाटा फ्रेम एक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। सो वेक्टर क्या होता है जी? वेक्टर बेसिकली ऐसा आप कह सकते हो कि एक वेरिएबल कह लो, या आप कह लो कि उसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स बेसिकली स्टोर करवा सकते हो या मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हो, जबकि वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करवा सकते थे, जबकि वेक्टर के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स या मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सो लाइक वो कैसे? वो अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी प्रोडक्ट का वेट जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है और वो मेरे पास 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनके वेट को क्वांटिफाई किया हुआ है और मुझे उसको एक वेरिएबल में सेव करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है सी। सी मीन कंबाइन या इसको कंकैटिनेट हम कह देते हैं, कि इन तमाम वैल्यूज को कंबाइन करके स्टोर कर दो किसके अंदर, हम जो वेरिएबल जो भी नाम रखना चाहें। सो इट्स अप टू यू, आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल नाम रखना चाहो, एक्स रख लो, वाई रख लो, वेट रख लो, हाइट, वट जो भी है। सो मैंने लिखा जी सी। सो ये मैंने खुद से टाइप की है, सी ब्रैकेट स्टार्ट, देन जो भी आपकी डाटा वैल्यूज है, सो फर्स्ट वैल्यू कॉमा, सेकंड वैल्यू कॉमा, थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। सो वंस आई रन दिस वैल्यू, ठीक है, विच इज बेसिकली मेरे पास आ गया वेट। तो इसका मतलब है वेट को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा या मैं अपने इस लाइन ऑफ कोड वेट को रन करूंगा तो मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग के ओनली वन रो है। ठीक है, मीन ये फर्स्ट डाटा पॉइंट है, ये सेकंड डाटा पॉइंट है, ये थर्ड डाटा पॉइंट है, ये फोर्थ डाटा पॉइंट है, एंड सो ऑन, राइट? सो अब अगर मुझे देखना है कि क्या वेट जो है वो वेरिएबल है या वेक्टर टाइप है, तो अगेन हम क्लास का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, वेट। सो इफ आई रन दिस कमांड तो वो मुझे बता रहा है कि ये वेक्टर है बट न्यूमेरिकल टाइप वेक्टर है। ठीक है जी? सो सर दिस, ये 4.4 और 5.3 सर ये इसकी नहीं समझ आ रही। ये 4.4 मैंने को बताया ना कि ये हमने खुद से डाटा एंटर किया, डाटा स्टोर करवाया। मसलन मैं कोई भी सर वो डाटा, हमने डाटा हमने वो जी जी,
सर उसमें तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे कि कंप्लीट हो, अच्छा वो 5.3 लिखा होगा, ठीक है सर, जी 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 ओके, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पे जो भी अंडरस्टैंड सर वो। जी ओके ओके। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ वेक्टर बनाने की, कि एक और न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वेक्टर हम बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और वेक्टर हम बना रहे हैं बी, जिसके अंदर हम अल्फाबेटिक्स मीन स्ट्रिंग्स स्टोर करवा रहे हैं। सो दैट मीन बी वेक्टर जो है उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। सो बी बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक वेक्टर की वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं, विच इज 1 2 3। सो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर इसको हम सेव कर रहे हैं, ओके। अब इसी तरीके से अब आपने फॉर एग्जांपल चाहे वो वेट वेक्टर है, चाहे वो ए वेक्टर है, चाहे वो बी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी वेक्टर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, मसलन मुझे एक्सेस करना है कि बी की सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली बी लिखूंगा, बड़ी ब्रैकेट लिखूंगा लाइक बी बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगी। और कौन सी पोजीशन की वैल्यू मुझे देखनी है, सेकंड पोजीशन की देखनी है या थर्ड पोजीशन की। तो लेट्स से अगर मुझे सेकंड पोजीशन की देखनी है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि जी सेकंड पोजीशन के ऊपर बी वेक्टर के अंदर 2 वैल्यू पड़ी हुई है, जबकि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या पड़ी हुई है, 3 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक सी वेक्टर बना रहा हूँ जो कि बुलियन टाइप है। मैं कह रहा हूँ जी जो फर्स्ट स्टेटमेंट पर्सन की है जी ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फिर फोर्थ की फॉल्स है, नेक्स्ट की ट्रू है एंड सो ऑन। तो ये सी एक बुलियन टाइप ऑफ वेक्टर हमारे पास आ रहा है जिसको हम लॉजिकल कहते हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ए वेक्टर के अंदर अगर मुझे थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है जो कि 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ब्रैकेट स्टार्ट 3। सो मुझे थर्ड एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है विच इज 5। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मुझे ए वेक्टर में से फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट, थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट और फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू चाहिए। फर्स्ट पोजीशन वाली, थर्ड पोजीशन वाली और फिफ्थ पोजीशन वाली वैल्यू को एक्सेस करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ए ब्रैकेट स्टार्ट सी देन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो वो मुझे दिखा रहा है फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी विच इज 1, थर्ड पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था 5 और फिफ्थ पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था विच इज 6, राइट। ये है कि अगर आपने वो यानी कि कॉन्टिन्यूस के अंदर पोजीशन नहीं पड़ी हुई, लेकिन अगर मुझे कॉन्टिन्यूस पोजीशन की वैल्यूज को एक्सेस करना है, मीन मुझे एक्सेस करना है कि सेकंड से लेके 6 पोजीशन तक कौन कौन सी डाटा वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 2 कॉलन साइन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये डबल डॉट जो है वो कॉलन साइन है 6। सो इट मीन सेकंड पोजीशन से लेके 6 पोजीशन तक जो डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो मुझे वो शो कर दे। सो अगर इफ आई रन दिस वन तो वो मुझे दिखा रहा है जी सेकंड पोजीशन पे 2 पड़ा हुआ है अप टू 6 पोजीशन तक, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 पोजीशन तक -2 था, तो वो मुझे वो डाटा पॉइंट्स दिखा रहा है। इज इट क्लियर रिगार्डिंग वेरिएबल क्या होता है एंड रिगार्डिंग व्हाट इज अ वेक्टर, ठीक है जी। सो याद रखिएगा कि वेक्टर के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो जो वैल्यूज है उनकी जो टाइप डाटा टाइप होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, या वो सारी की सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल हो या वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग टाइप हो, ठीक है, या वो बुलियन टाइप हो, ओके। सो ये याद रखिएगा, ओके। सर एक वेक्टर में हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी कर सकते हैं सर? नहीं, एक वेक्टर मीन एक वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे वेक्टर का मतलब ये होगा कि आपने वेरिएबल लाइक वेट है तो उस वेट की आपने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाई है इंस्टेड ऑफ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, 10 स्टूडेंट्स के वेट का डाटा है, तो मैं उसको सिंगल वेरिएबल जैसे हम ऊपर स्टोर करवा रहे थे इस तरह नहीं स्टोर करवा सकता, तो उसके लिए मुझे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मीन ये कॉलम सी डाटा जो है कॉम्बिनेशन वाला सी ब्रैकेट, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम सी से वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर को असाइन कर देंगे एक वेरिएबल जिसका नाम है वेट,
क्लियर? राइट सर। ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, विच इज अ मैट्रिक्स। सो ऑब्वियसली वेक्टर हमारे पास क्या होता है? सर एक क्वेश्चन है। जी 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 जी। सर एक क्वेश्चन अभी मेरे ज़हन में आया सर, जैसे अभी कहा कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट है जो अभी नोट किया हुआ एक वेक्टर में। अगर मैं ये कह सकूं कि 2 क्लासेस हैं, दोनों में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, क्लास ए और क्लास बी, अगर मैंने उनके वेट्स अलग अलग स्टोर करवाने हो तब मैं क्या करूंगा? तब अगर आपने स्टोर करवाने तो ऑब्वियसली फिर एक तरीकेकार तो ये है कि आपने अगर उनके दोनों क्लासेस के वेट को लैदा से स्टोर करना है तो आप क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ क्लास ए सेपरेट बन जाएगा। इसको मैं लेट से ये कह देता हूँ, वेट ऑफ क्लास ए, ठीक है, एंड वेट ऑफ क्लास ए का डाटा ये है, और मुझे इसी तरीके से वेट ऑफ क्लास बी का डाटा स्टोर करना है, तो मैं एक और वेक्टर बना लूंगा, वेट ऑफ क्लास बी, वेट ऑफ क्लास बी, और हम कह देते हैं कि जी पहले स्टूडेंट का वेट क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। क्लियर? ठीक सर, यानी कि हमें अलग से एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप अगर ये चाहते हो कि तुम दोनों क्लासेस का इकट्ठा वेक्टर बनाना है, वो तो ऑब्वियसली फिर एक ही वेक्टर बनेगा। लेकिन अगर दोनों क्लासेस का लैदा से वेरिएबल में स्टोर करना है तो फिर हमें 2 डिफरेंट वेक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। इज इट क्लियर? राइट सर। ओके ओके जी। जी सर। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, विच इज अ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या होता है? वेक्टर के अंदर तो ऑब्वियसली हमारे पास एक रो होगी या एक कॉलम की शक्ल में आप लिख सकते हो। जैसे ये एक वेक्टर के अंदर वैल्यूज हैं तो आप इसको कह सकते हो सर रो वेक्टर, ठीक है, क्योंकि रो के अंदर वैल्यूज हैं, या आप इसको कॉलम की शक्ल दे सकते हो। जबकि जब मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर फिक्स नंबर ऑफ रोज होंगी और फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो मुझे डाटा स्टोर करने हैं वो कितनी रोज और कितने कॉलम्स के अंदर डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है, लाइक जैसे मेरे पास फंक्शन है मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं उसमें सबसे पहले बता रहा हूं कि मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने हैं। तो मेरे पास वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपने वेक्टर की शक्ल में ही लिखने हैं। लाइक मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैट्रिक्स फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, देन सी, अब ये वैल्यूज हैं 2 4 3 1 5 7। सो मेरे पास ये 6 डेटा पॉइंट्स हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इन 6 डेटा पॉइंट्स को मुझे 2 रोज में और 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सो दैट मीन हम क्या लिखेंगे, आप जहां यहाँ पे ये फिक्स है एन रो इज इक्वल टू, आप यहाँ पे जितनी रोज करो, सो इट्स अप टू यू कि आप इस डेटा सेट को 3 रोज और 2 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो आपकी इट्स अप टू यू कि आप कितनी रोज और कितने कॉलम बनाना चाहते हो। सो नंबर ऑफ रोज 2 मैंने कर दी और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कर दिए जी 3। अब नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूं बाय रो इज इक्वल टू ट्रू। बाय रो इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि ये मेरे रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये मेरी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा। क्योंकि मुझे 2 रोज बनानी है तो पहली रो के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3, क्योंकि 3 कॉलम बनाने हैं। तो फर्स्ट रो के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे और सेकंड रो के अंदर ये एलिमेंट्स होंगे। सो इफ वी रन दिस कमांड, तो अब उसने क्या किया, इस मैट के अंदर इस मैट्रिक्स की पूरे का पूरे मैट्रिक्स को स्टोर कर लिया है। सो अगर मैं इसकी वैल्यूज को देखना चाहता हूं, अगर मैं इस मैट फंक्शन को रन करूं, सो यू कैन सी दैट कि 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। सो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और आपकी फर्स्ट रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू कौन सी है, 2। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 4। देन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर वैल्यू क्या है, विच इज 3। ठीक है, इसी तरीके से फिर सेकंड रो स्टार्ट हो गई। ओके, एक और चीज ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के अंदर भी हम सेम टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, प्योर न्यूमेरिकल डाटा आप करवा लें या प्योर लॉजिकल डाटा ही आप जो है वो स्टोर करवा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जैसे हमने वेक्टर के अंदर देखा था कि अगर मुझे पर्टिकुलर पोजीशन का डाटा जो है वो एक्सेस करना हो तो उसके हमने डिफरेंट तरीके कार डिस्कस किए थे।
बट अगर मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट से मुझे 4 को एक्सेस करना है या 3 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा मैट, मीन मैट जो है वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये पूरा मैट्रिक्स सेव किया होगा। तो मैं लिख रहा हूँ मैट ब्रैकेट स्टार्ट सेकंड रो, ठीक है, थर्ड कॉलम, ठीक है, मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम की पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो मुझे वो शो कर दे। सो विच इज 7, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो विच इज 7 मुझे वो शो कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे वो सेकंड रो के सारे एलिमेंट दिखाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मैट टू कॉमा और कॉलम वाली जगह को एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूं तो वो मुझे पूरी की पूरी सेकंड रो दिखा रहा है। और मुझे अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो मैं क्या कर दूंगा, पहली रो वाले सेक्शन को एम्प्टी छोड़ दूंगा, कॉमा, और मुझे थर्ड कॉलम अगर देखना है तो वो थर्ड कॉलम का मुझे वो डाटा शो कर रहा है। सो ये याद रखिएगा, बाय रो ट्रू का मतलब ये है कि डाटा को रो वाइज आप जो है वो स्टोर करवा रहे हो। अगर मैं इसको बाय फॉल्स कर दूंगा, लेट्स से इसको फॉल्स करके हम देखते हैं तो रिजल्ट कैसे आते हैं। सो ये था बाय रो जब ट्रू था। अब जब बाय रो फॉल्स हमने किया, if I run this one and run this one, so now you can see that कि उसने अब क्या किया है, उसने कॉलम वाइज बेसिकली डाटा को स्टोर किया है। सो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 आ गया, ठीक है, और फिर ये आपके पास क्या आ गया जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऊपर आ गया, और ये आ गया आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया। सो ये याद रखिएगा कि आपने जो है वो ट्रू मीन कि रो वाइज डाटा को स्टोर करना है या कॉलम वाइज आपने डाटा को स्टोर करना है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे 4 से लेके 15 मीन 4 5 6 7 8 अप टू 15 तक, सो बेसिकली इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो मैं उनको 4 रोज में डिवाइड करना चाहता हूँ। अब मैंने कॉलम्स नहीं बताए उसके कॉलम कितने हैं, तो अगर हम सिर्फ रोज ही बता दें तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। और मैंने बाय रो इज इक्वल टू ट्रू कर दिया कि मुझे रो वाइज ही वो सीक्वेंस बताए। तो रेंज अगेन मैं कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी दैट कि वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसने 3 कॉलम बनाए हैं, ठीक है। बेसिकली हमने कहा था कि 4 रोज मुझे लाजमन चाहिए, सो कॉलम उसके अकॉर्डिंगली उसने खुद ब खुद एडजस्ट किए हैं। सो सेम इज द केस कि अगर मैं ट्रू की बजाय फॉल्स कर दूंगा तो ऑब्वियसली अब डाटा की रेंज मुझे वो कॉलम वाइज शो कर रहा होगा। क्लियर जी? सर एक क्वेश्चन जी था। जी 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 प्लीज। सर अगर 4 to 14 तक अगर हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस हो, तो जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज भी 4 ही हो। नहीं, ये याद रखिएगा कि आपने उसको फिर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको कॉलम भी मेंशन करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। सो आपके ये मेक श्योर कीजिएगा कि इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, डिवीजन के राइट। लिए, ठीक है। ओके, सो अब हमने हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि अब मैं एक ऐसा मैट्रिक्स, जैसे हमने इनिशियली मैट्रिक्स ये वाला डिफाइन किया था, ठीक है, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे इनके जो नाम आ रहे हैं वो 1 2 3 और 1 2 वो बाय डिफॉल्ट पिक करके दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे लिखा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ पे लिखा है रो 1 रो 2, ठीक है। तो ये लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सो बेसिकली मैं जो डाटा या मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं 4 रोज वाला डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि क्योंकि मेरे पास बेसिकली मैं इसके नाम रखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 4 रोज हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट किया रोज के नाम का, जिसके अंदर मैंने लिख दिया पहली रो का नाम रो 1, दूसरी का रो 2 मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ, तीसरी का रो 3, चौथी का रो 4। सो इसको हमने रन कर लिया है। इसी तरीके से कॉलम्स का नाम 3 कॉलम है तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हमने कर लिया। अब जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो एडिशन क्या आ जाएगी, वो ये सी वाला तो वही कमांड है, ठीक है, ये वाली कमांड टिल यहाँ तक वही है। सो अब रो वाइज हम डाटा क्यों स्टोर करवाना चाह रहे थे, इसलिए ट्रू आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये वाली चीज एडिशनली ऐड कर देनी है, विच इज डिमेंशन नेम्स। सो डिमेंशन नेम मीन रो के नाम क्या है और कॉलम के नाम क्या है, ठीक है।
उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है लिस्ट का, ठीक है। सो हम इक्वल टू क्या करेंगे, लिस्ट एंड देन रोज कॉमा कॉलम्स, राइट। इसको जब मैं कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि रोज के नाम क्या है, दिस वन, ठीक है, एंड कॉलम्स के नाम क्या है, दैट इज दिस वन। सो इफ आई रन दिस कमांड एंड अगेन मैट्रिक्स को मैं रन करूं, नाउ यू कैन सी दैट कि वो मुझे कॉलम नाम दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ 1 2 3 लिखने के, और मुझे वो रो नेम शो कर रहा है। क्लियर है जी? Is it clear कि how we can write down the name of the rows as well as the column? जी सर। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें मैट्रिक्स की जो है वो उनको एडिशन करना हो, दो मैट्रिसेस को उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया, ठीक है, 4 रोज 4 कॉलम का, जिसमें डेटा है 1 to 8, ठीक है। इसको मैंने रन कर लिया, ये मेरे पास डेटा है। और एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया 4 रोज 4 कॉलम के अंदर 1 to 16, ठीक है, राइट। सो ये मेरे पास डेटा जो है वो स्टोर होके आ गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो है बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो रैंडमली इनमें से डेटा 1 to 8 के अंदर से रैंडम डेटा पिक करके वो रैंडमली यहाँ पे वैल्यूज को असाइन कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 to 16 में से रैंडमली डाटा को पिक करते हुए वो यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज अवेलेबल थे इसलिए उसने हर नंबर को वहां पे पिक कर दिया। सो एज यू कैन सी दैट जैसे ही वो 8 वैल्यूज पूरी हुई, उसके बाद दोबारा से वो 1 से शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि 4 रोज 4 कॉलम मेरे पास, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे अगर इन दो मैट्रिक्स को जमा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मैट वन, दैट इज जिसके अंदर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स स्टोर किया हुआ है और जिसके अंदर हमने सेकंड मैट्रिक्स स्टोर किया हुआ है, उनको मैं जमा कर रहा हूँ और सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो मुझे एक नया मैट्रिक्स बन के आ गया सम का, जिसमें वो इन दोनों को जमा कर रहा है। जमा करने का तरीकाकार क्या होता है, दैट इज मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट एलिमेंट, मैट्रिक्स 2 का सेकंड एलिमेंट। इसी तरीके से मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, देन मैट्रिक्स 2 का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। तो वो उसका जमा करके हमें दे रहा है। और इसी तरीके से हम माइनस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ प्लस की बजाय मैं माइनस कर दूं। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे माइनस का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स 1 के अंदर से मैं मैट्रिक्स 2 को माइनस कर रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स 1 के एवरी एलिमेंट को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो आई कैन राइट डाउन दिस वन, मैट 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और PROD वेरिएबल के अंदर हमने उसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमने उनके दरमियान सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला, तो वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। सो ये याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके ऑर्डर मैच होने चाहिए। मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर मैच है, मीन इसकी जितनी रोज है उसके दूसरे को उतनी कॉलम्स होने चाहिए, तो उसी सूरत में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिवीजन करना चाहो दो मैट्रिसेस को, सिंपल आप डिवीजन का साइन डाल के उनको कर सकते हो, राइट। सो दिस इज जस्ट द बेसिक्स कि आप जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को आर के अंदर स्टोर करवा सकते हो। वेरिएबल के अकॉर्डिंगली कैसा डाटा स्टोर करवाना है, वेक्टर के अकॉर्डिंगली हम कैसे डाटा स्टोर करवा सकते हैं, अगर आपने एक ही तरह का मैट्रिक्स टाइप डाटा स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे एनालिटिक्स के अंदर चीज इस्तेमाल हो रही होती है, विच इज बेसिकली द डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम का फायदा क्या होता है कंपेयर टू मैट्रिसेस। हालांकि मैट्रिसेस के अंदर हमने देखा है कि आप मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर जो सारे का सारा डाटा होगा वो एक ही टाइप का होगा, सारे का सारा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, या बुलियन टाइप होगा, या अदर जो भी टाइप आप स्टोर करवाना चाहते हो। लेकिन डाटा फ्रेम के अंदर क्या होता है कि एवरी वेरिएबल की जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है। मीन एक वेक्टर कह लें उसको या वेरिएबल कह लें। सो वेरिएबल जब भी हम डाटा फ्रेम के अंदर कह रहे होते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर पूरे का पूरा आपके पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक है। तो आप एक डाटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हो। जैसे
सो बेसिकली एक डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें मल्टीपल वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सपोज मैं एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाहता हूँ। डाटा फ्रेम मैं क्रिएट कौन सा करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 4 पेशेंट्स हैं, उनकी एज का डाटा है मेरे पास, उनकी मुझे डायबिटीज टाइप का पता है, ठीक है, उनका स्टेटस क्या है कि मीन वो पुअर कंडीशन में है, इंप्रूव्ड कंडीशन के अंदर है या एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है। सो ये मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल का डाटा अवेलेबल है और मुझे इसको एक डाटा सेट के अंदर मीन एक ही डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करना है। ओके, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया पेशेंट आईडी का, ठीक है, और पेशेंट आईडी का जो वेरिएबल किया उसके अंदर मैं पूरे का पूरा वेक्टर स्टोर करवा रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 पेशेंट्स का डाटा है। सो इफ आई रन दिस कमांड, सो पेशेंट आईडी के अंदर आ गया 1 2 3 4। नेक्स्ट में अब एज के अंदर जो है वो अपने इस वेक्टर को स्टोर करवा रहा हूँ। सो इफ आई रन दिस कमांड, नो एज वेरिएबल वेक्टर स्टोर आ गया, डायबिटीज का हमारे पास वेक्टर एक आ गया और स्टेटस का आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन चारों के चारों वेक्टर्स को कंबाइन करके एक डाटा फ्रेम बना दिया जाए। तो एक डाटा फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज डाटा डॉट फ्रेम, और ब्रैकेट स्टार्ट हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल एंड फोर्थ, उनके नाम लिखते जाएंगे और कॉमा के जरिए उनको सेपरेट कर देंगे। सो इस कमांड के जरिए हमारी डाटा फ्रेम जो है वो बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। वो मैं कैसे कर रहा हूँ, दैट इज पेशेंट डाटा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे का सारा डाटा है वो पेशेंट का डाटा बेसिकली है। सो अगर हम रन इसको करें एंड अगेन मैं पेशेंट डाटा को रन करूं, नो आई कैन सी दैट कि फर्स्ट कॉलम मेरे पास आ गया पेशेंट आईडीज का, सेकंड कॉलम आ गया एज का, थर्ड आ गया डायबिटीज टाइप का, थर्ड फोर्थ आ गया मेरे पास स्टेटस का। ओके, अब मैंने ये देखना है कि मेरे जो पेशेंट आईडी है जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, एज की डाटा टाइप क्या है, डायबिटीज की डाटा टाइप क्या है। तो आर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज str, दैट मीन स्ट्रक्चर, ठीक है, कि अगर मैं स्ट्रक्चर को करूं और ब्रैकेट स्टार्ट करके जिस वेरिएबल के अंदर हमने वो पूरे का पूरा डाटा फ्रेम स्टोर करवाया हुआ है उसको अगर मैं लिख के इसको रन करूं तो वो मुझे हर वेरिएबल का, ठीक है, डाटा टाइप बता रहा है। सो पेशेंट आईडी NUM का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल टाइप, एज न्यूमेरिकल टाइप है, CHR का क्या मतलब है कि ये करैक्टर टाइप है, करैक्टर टाइप मीन दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। इसी तरीके से स्टेटस भी करैक्टर टाइप ऑफ डाटा है। इज इट क्लियर? सो हम सर जी 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 सर जो हम इसमें आपने जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बताया था कि कैटेगोरिकल एक डाटा होता है, जैसे हमने इसको जी बिल्कुल में, तो इसमें हम जो इसमें वो कैटेगोरिकल डाटा नहीं आ सकता। मसलन आपने जो अभी बताया ये इम्प्रूव, पुअर, एक्सीलेंट, ये सारा कैटेगोरिकल डाटा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ये बेसिकली आर उसको कैटेगोरिकल कहने की बजाय करैक्टर टाइप डाटा कहता है, ठीक है। आर की अपनी एक लैंग्वेज है, वो बेसिकली कैटेगोरिकल टाइप को करैक्टर टाइप डाटा कहते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, इवन अब मुझे जो पेशेंट डाटा है क्योंकि इसके अंदर हमने सारे का सारा डाटा फ्रेम स्टोर करवाया था, अगर मैं क्लास लिख के पेशेंट डाटा लिखूं तो वो मुझे बताएगा कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है, दैट इज डाटा डॉट फ्रेम। सो बीइंग बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा जो सबसे ज्यादा ताल्लुक रहता है वो डाटा फ्रेम से रहता है। लेकिन डाटा फ्रेम बनाने के लिए अगर हमने खुद से आर के अंदर डाटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हमें वेक्टर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है और उन वेक्टर्स को कंबाइन करते हुए हम डाटा फ्रेम बना सकते हैं। ओके, अब हम ये सीख लेते हैं कि वंस कि हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर ली है, उस डाटा फ्रेम के अंदर से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डाटा वैल्यूज को जो है वो देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ पेशेंट डाटा, ठीक है, देन ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा 2, सो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे सेकंड कॉलम की सारी डाटा दिखा रहा है। सेकंड कॉलम कौन सा है, एज। सो विच मीन आर के अंदर याद रखिएगा कि किसी भी कॉलम को के सारे डाटा को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका क्या है कि आप लिखो
द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर वो डाटा फ्रेम स्टोर है। सो हमने पेशेंट डाटा वेरिएबल के अंदर ये पूरे का पूरा पेशेंट डाटा स्टोर करवाया हुआ था। ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा पोजीशन ऑफ दैट वेरिएबल। सो एज जो वेरिएबल है उसकी सेकंड पोजीशन पे ये कॉलम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। सो अगर आप थर्ड पोजीशन का डाटा देखना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आ जाएगा, विच इज डायबिटीज का मुझे वो डाटा दिखा देता है। सो लेट्स ट्राई डायबिटीज। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं 2 की जगह पे, ठीक है। और मैं अब सर ये तो हमें कॉलम का दिखा रहा है ना, अगर हमने रोज में देखना हो वो भी मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो सेकंड कॉलम का हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2। इसी तरीके से अगर मैं इंस्टेड ऑफ उसकी पोजीशन की बजाय मैं उसके नाम से भी उस कॉलम के डाटा को देख सकता हूँ। वो कैसे देख सकता हूँ, पेशेंट डाटा डबल कोट के अंदर आप उस कॉलम का नाम लिख दोगे, विच इज एज, ओके, और मेरे पास वो एज का डाटा है वो शो कर रहा है। और तीसरा तरीकेकार क्या होता है कि आप लिखो वेरिएबल का नाम दैट इज पेशेंट डाटा और अपने कीबोर्ड से डॉलर साइन प्रेस करोगे तो मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से वेरिएबल इस डाटा के अंदर पड़े हुए हैं। सो हम कह रहे हैं एज, ठीक है। सो मैं इसको रन कर लूं। सो दैट मीन देयर आर 3 मेथड्स टू एक्सेस अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। सो दैट इज कि हम चाहे उसकी पोजीशन नेम से कर लें, उसके एक्चुअल वेरिएबल नेम से कर लें, या डॉलर साइन डाल के कर लें। ओके, अब इसी तरीके से है कि अगर मुझे बजाय इसके कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करना है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर आप कह लें कि जो है वो मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है, तो मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज पेशेंट डाटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 to 2, इट मीन फर्स्ट कॉलम डाटा और सेकंड कॉलम डाटा वो मुझे शो कर दे। अब अगर आपने कोई पर्टिकुलर सिर्फ रो देखनी है तो दैट इज दिस वन, पेशेंट डाटा 1 कॉमा कॉलम वाली जगह हम एम्प्टी छोड़ देंगे, तो ये मुझे सिर्फ फर्स्ट रो का डाटा दिखाएगा। अगर मुझे सेकंड रो का डाटा देखना है तो यहाँ पे आप 2 कर दें, तो वो मुझे सिर्फ सेकंड रो का डाटा शो करेगा, ठीक है। सो दैट इज अगेन कि आपके पास आ गया कि जी फर्स्ट कॉलम का डाटा देखना है। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम, एक तो मल्टीपल कॉलम को चेक करने का ये तरीकाकार है, लेकिन इसके लिए ये होगा कि वो कंसेक्टिव होने चाहिए। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है कि आप कर दो पेशेंट डाटा सी, दैट इज कंकैटिनेट और यू कैन से कॉम्बिनेशन फंक्शन, और आप नेम ऑफ वेरिएबल्स जो है वो डबल कोट कॉमास के अंदर डाल दें, विच इज बेसिकली वन ऑफ देम इज डायबिटीज और स्टेटस। सो अगर मैं इसको रन करूं तो वो मुझे इन कॉलम्स का डाटा वो शो कर देगा। ये क्लियर हो गया जी सबको कि किस तरीके से हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कोई पर्टिकुलर डाटा का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना हो, कोई कॉलम एक्सेस करना हो, कोई रो एक्सेस करनी हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये क्लियर है सबको? सर जो भी हमने चाहिए हमें, हम उसको खुद ब खुद जो अपना एक कोड दे के, ठीक है, खुद हमें सारा टाइप करना पड़ेगा, खुद ही हमें सारी प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ करनी पड़ेगी और उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो नेम दे के और उस डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से ये तो था कि अगर मुझे खुद से आर के अंदर डाटा क्रिएट करना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। सो हमने डाटा को क्रिएट करना सीख लिया कि डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर लेट्स से कि हम कहते हैं कि नहीं मेरे पास डाटा जो है वो ऑलरेडी एक सेपरेट फाइल के अंदर एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, या CSV फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ओके, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ आर के अंदर एक्सेस, ठीक है। सो लेट मी शेयर इट अगेन, ठीक है, मैं स्क्रीन इंटायर स्क्रीन जो है वो शेयर कर लूं। सो इसमें मेरे पास एक अगर आप जाए तो मेरे पास बाइक स्टोर सेल्स का डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। अगर आप देखिए अपने उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है आपके पास, जी सर अवेलेबल, ठीक है। अगर हम इस डाटा को देखें, इसकी आपको जो टाइप नजर आ रही है वो टाइप क्या नजर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, फाइल। सो दैट मीन ऑल्दो ये एक्सेल की फाइल है बट इसकी टाइप जो है वो
एक्सेल नहीं है बल्कि CSV फाइल है, इसको हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। सो वो हम कैसे बना सकते हैं? अगर आप आए फाइल में, सेव एज में, ठीक है, सो जहां पे भी आप सेव करना चाहते हो, सो ये जहां पे सेव एज टाइप लिखा हुआ है, सो यहां से आप इसकी डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। मीन एक्सेल की फाइल बनानी है या मुझे कॉमा सेपरेटेड फाइल बनानी है, ठीक है, दैट इज CSV फाइल, ठीक है, दिस वन। सो आप उस तरह की जो है वो फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो आर के अंदर इस वक्त जो है मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक CSV फाइल क्रिएट की हुई है और उस CSV फाइल के अंदर मैंने बाइक स्टोर सेल्स का डाटा जो है वो सेव करके रखा हुआ है। और मुझे ये इस डाटा सेट को जो कि हमने एक्सेल में इस्तेमाल किया था, इस सारे के सारे डाटा को मुझे एक्सेल के सॉरी आर के अंदर जो है वो कॉल करना है। ओके, उसको कॉल करने के मल्टीपल तरीके कार है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द बेस्ट मेथड इज कि हम कैसे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन एक है एक्सेल के अंदर विच इज read.csv, ठीक है, दैट इज अ फंक्शन कि मुझे CSV फाइल को रीड करना है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास एक फंक्शन है फाइल डॉट चूज और एम्प्टी ब्रैकेट। फाइल डॉट चूज फंक्शन क्या करेगा? ये बेसिकली एक पॉपअप मेन्यू क्रिएट करेगा ताकि हम अपनी मर्जी की फाइल जो है जहां पे हमने रखी हुई है उसको पिक कर सके। और हेडर इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि उस डाटा फाइल की जो फर्स्ट रो है वो बेसिकली एवरी वेरिएबल नेम है, या आप कह लो कि एवरी कॉलम नेम है, ठीक है। तो क्योंकि हम एवरी कॉलम नाम को हम वेरिएबल नेम कह रहे होते हैं, सो हेडर इज इक्वल टू ट्रू मीन कि वो जो फर्स्ट रो है उसको वो वेरिएबल नाम ही कंसिडर करेगा। और मैं उस सारे के सारे डाटा को रीड करने के बाद उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ या सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, that variable is called as sales. So let's run this command. So जैसे हम रन करें, so you can see that मेरे पास एक विंडो पॉपअप हो गई है। So अब मैंने कौन सी फाइल को रीड करना है? मैं कह रहा हूँ जी बाइक स्टोर सेल्स डाटा को। So अगर मैं इस पे क्लिक करूं एंड इफ आई ओपन इट, तो अब मेरे पास ये डाटा जो है वो सारे का सारा सेल्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका हुआ है। अब अगर मुझे जो है वो इस वेरिएबल को जो है वो रीड करना है, ठीक है, मसलन मुझे देखना है कि मैंने कौन सा डाटा इसके अंदर जो है वो स्टोर है, तो हमारे पास एक फंक्शन है व्यू का, और रिमेंबर दैट व्यू का वी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? व्यू ब्रैकेट स्टार्ट और इस वेरिएबल का नाम इधर एंटर करके अगर मैं रन करूं तो मुझे वो सारे का सारा डाटा नजर आ रहा है एक सेपरेट विंडो के अंदर, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी दैट डाटा सेट। ये क्लियर है जी सबको? दी ओके ओके। अब नॉर्मली जब हम क्योंकि हमारा एज बीइंग द बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा कि जो डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, थोड़ा बहुत उसको मेक श्योर कर लें कि बेसिकली वो डाटा की टाइप वगैरह क्या है। सो आर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बेसिकली हमें, अगर तो आपने सारे का सारा डाटा देखना है तो आप व्यू के जरिए सारे का सारा डाटा देख सकते हो। लेकिन लेट्स से कि मैं देखना चाह रहा हूँ सर एक क्वेश्चन। जी 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 सर, अगर हमारे पास कोई भी डाटा या कोई वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं और हम जो कोड है वो रन कर चुके हैं, तो उसको हम अगर अनडू करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? नहीं, फिर आपको जारी बात है वो, अगर जारी बात है आपको अपनी CSV फाइल के अंदर है, या तो वहां पे जाके आप चेंजेस करोगे, ठीक है, या दूसरा तरीकेकार क्या होगा कि आपको उस सेल्स के अंदर वो वाला पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब सर ऊपर जो हमने क्रिएशन जो हमने की है, तो उसमें अगर हम उसमें हमने जो कोड शॉर्टली रन किए हैं तो उसमें हम कर सकते हैं। ये तो एक ब्रॉडर लेवल पे आ जाती है ना कि मसलन हम एक पूरी फाइल रन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो सकती है हमारी, उनको चेंज करना। लेकिन जो ऊपर हमने वो पेशेंट आईडीज वगैरह जो आपने बिल्कुल आप ऐड डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें उसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई नया डाटा एलिमेंट ऐड कर सकते हो, नई रो ऐड कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो,
वो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो अब हमारे पास मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मसलन अगर हमारे पास डाटा गलत इंटर हो जाता है, मसलन मैं कह रहा हूँ कि एज 25 है तो मेरे से गलत इंटर हो गया, उसको 30 करनी है मैंने, बिल्कुल वो रिप्लेस तो हो वो जाएगा, मैं कैसे चेंज? वो रिप्लेस हो जाता है। तो जो हम कोड रन कर चुके हैं, जो 25 हमारे पास आंसर आ गया तो प्रोग्राम रन ऑब्वियसली करके, आपको तो वो वहीं पे होगा या एक हमें न्यू फाइल क्रिएट करके नहीं नहीं नहीं, वहां पे वो आंसर? आपकी मर्जी, आप नई फाइल क्रिएट करके भी कर सकते हो, आप वहीं पे भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, उसके फंक्शन है डिफरेंट। तो सर जो हमारे पास जो रॉन्ग आंसर पड़ा है, तो वो हमारी जो वैल्यूज हैं या कोई भी हमें जो हमारा आंसर आएगा, जो आउटपुट मसलन हमारी होगी, तो उसको वो नहीं इफेक्ट नहीं नहीं, करेगा? ज़ाहिर बात है, जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो आप उसको दोबारा से उसी वेरिएबल के अंदर फिर सेव भी तो कर रहे होगे ना। जी सर, ठीक ये है, तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल वो चेंज, डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसको आपको डिलीट भी कर सकते हैं और एज इट इज भी वो हो सकती है, लेकिन वो हमारे जो आउटपुट में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें जो भी नई चीज ऐड कर रहे हो तो वो आप ऐड करके दोबारा से उस वेरिएबल के अंदर फिर सेव करोगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि अगर मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 6 लाइंस को देखना हो तो हमारे पास एक फंक्शन है विच इज हेड, और हेड के अंदर अगर हम अपने सेल्स वाले डाटा को जो है वो एंटर कर दें, ठीक है, तो वो मुझे आपके क्या करेगा, इंटायर डाटा सेट की सिर्फ पहली 6 रोज का डाटा दिखा रहा होगा। सो ये एक बहुत अच्छा मेथड है ओवरऑल पिक्चर लेने का डाटा को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग द इंटायर डाटा सेट, कि अगर मुझे नाम भूल गया किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का या मैं पहली 6 रोज को देखना चाहूँ, और अगर आप लास्ट 6 रोज को देखना चाहूँ तो फिर फंक्शन है टेल का, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं जी मुझे 6 रोज नहीं देखनी, पहली 2 रोज देखनी है, तो कॉमा डाल के आप 2 डाल दें, तो वो आपको जो है वो फर्स्ट 2 रोज का डाटा दिखा देगा। 20 देखनी है तो 20 डाल दें। सो इट्स अप टू यू, ठीक है जी। सर ये बाय डिफॉल्ट 6 जी जी, रोज का या 6 कॉलम्स का डाटा है? बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट 6 का ही दिखाता है। अगर आपने 4 5 या पहली 10 15 देखनी है तो फिर कॉमा डाल के आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो पहली 6 उठा लेगा, ठीक है जी। हाँ सर। ओके, अब क्योंकि हमने अपने सेल्स का सारा डाटा अपने सेल्स वेरिएबल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्लास चेक करूं तो ये क्लास क्या आ रही है, दैट इज अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्यों आ रही है, क्योंकि वी नो दैट कि इस डाटा सेट के अंदर कुछ न्यूमेरिकल डाटा है, कुछ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है, इस वजह से वो हमें दिखा रहा है कि ये इसकी जो टाइप है वो डाटा फ्रेम। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आर में उसने एवरी जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, न्यूमेरिकल टाइप डाटा कौन सा है, स्ट्रिंग टाइप या कैरेक्टर टाइप डाटा कौन सा है। तो अगेन हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं str विच इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द वेरिएबल। सो अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, सो नाउ वी कैन सी दैट कि मेरे पास जो डेट है उसको वो एज अ करेक्टर ले रहा है, डे को वो एज अ इंटीजर ले रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर्स हमने स्टोर करवाए हुए हैं, ठीक है। सो जो आपके पास कह लें करेक्टर टाइप है उसको वो करेक्टर टाइप इंडिकेट कर रहा है, जो न्यूमेरिकल टाइप है उसको वो इंटीजर कंसिडर कर रहा है। सो ऑब्वियसली जो इंटीजर टाइप जिसको वो ले रहा है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको वो करेक्टर टाइप ले रहा है तो उसको वो एज अ हम उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे अपने डाटा सेट को एक्सेस करना है, अगेन ये हम मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि अगर मुझे कंट्री वेरिएबल का डाटा को सिर्फ देखना है तो एक तो डॉलर साइन तरीका है, दूसरा हम उसके नाम से उसको देख सकते हैं, तीसरा क्या हम उसकी पोजीशन से उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी जो पेशेंट वाला डाटा है उसके अंदर भी हमने ये मेथड्स को डिस्कस किया है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला नया हमारे पास आ रहा है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स डाटा के कॉलम्स को मीन जो वेरिएबल नाम है उनको देखना है, तो देन मेरे पास फंक्शन है कॉलम नेम्स, ठीक है, और देन ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जिसके अंदर वो सारे का सारा डाटा है, तो वो मुझे कॉलम नेम्स दिखा देगा सारे के सारे। और ये तरीकाकार है डिफरेंट रो का डाटा। सो अगर मुझे पहली रो के डाटा को सिर्फ देखना है, ठीक है,
अगर मुझे 100th रो के डाटा को सिर्फ देखना है, या मुझे पहली, चौथी और 7वीं रो के डाटा को अगर देखना है, ठीक है जी। और इसी तरीके से आ रहा है जी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को एक्सेस करना है अगर मुझे, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी चीजों को देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अ बिट टेक्निकल। यहां तक अगर किसी को कोई इशू है तो यहां तक क्लियर हो सब? जी ओके, अब हम इवन कंडीशनल बेस्ड के ऊपर भी डाटा, अब क्योंकि हमारे पास तो थाउजेंड्स ऑफ डाटा एंट्रीज हैं, तो मैं लेट से देखना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को इस पूरे डाटा सेट में से पिक करना है कि वो कस्टमर जिनकी जेंडर जो है वो मेल हो और जिनसे हमें रेवेन्यू जो है वो $20,000 से ज्यादा मिल रहा हो, तो वो डाटा मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है, विच इज अ सेल्स, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमारे पास एक फंक्शन है विच, तो हम कह रहे हैं विच, दैट मीन कि जो भी मैं इस विच के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूं अपने सेल्स वेरिएबल के अंदर कस्टमर की जेंडर वाले वेरिएबल के अंदर। सो कस्टमर जेंडर मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज दिस वन, दैट इज द नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है। मैं उस कॉलम को एक्सेस कर रहा हूं और मैं उसमें कह रहा हूं कि इस कॉलम के अंदर जहां जहां पे एम है, मीन मेल है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल इक्वल नहीं डाला, डबल इक्वल डाला। सो याद रखिएगा अगर आप सिंगल इक्वल डालते हो तो दैट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल का क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू अगर इसके इक्वल है, सो दैट मीन कि इस कॉलम के अंदर जहां जहां पे भी एम पड़ा हुआ है उसको वो सिलेक्ट कर ले। अब मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे मेल डाटा को नहीं पिक करना, बल्कि सारे के सारे मेल को पहले सिलेक्ट कर लो एंड उनमें से सिर्फ उस डाटा को सिलेक्ट करो जो हमें रेवेन्यू दे रही हो ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमा, ओके, एंड देन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। सो इफ आई रन दिस कमांड, तो अब वो हमें सारे का सारा वो डाटा दिखा रहा है जिनकी जेंडर जो है वो मेल है, ठीक है, और जो हमें रेवेन्यू जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर देन 20,000 प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूं, बट अब मैं कह रहा हूं कि मुझे वो कस्टमर पिक करने हैं जिनकी जेंडर फीमेल हो और वो उनका ताल्लुक कनाडा से हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सेल्स डॉलर साइन द नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज अ कस्टमर जेंडर इक्वल टू एफ विच इज अ फीमेल, ओके, एंड इसी तरीके से एंड साइन, सेकंड कंडीशन क्या है कि उनका ताल्लुक कनाडा से हो। So if I run this command, so now I can see all the data set जो कि basically females का data है जिनका ताल्लुक कनाडा से है, as we can see this one, female Canada, only Canadian and female हमें वो data जो है वो निकाल के दिखा रहा है। So I hope it is clear कि किस तरीके से हम अपने overall data set में से अगर हमने कोई सबसेट डाटा निकालना हो तो हम अपनी डिफरेंट विच फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कि लेट से कि मैंने अपने एक पर्टिकुलर वेरिएबल की डाटा टाइप देखनी है। सो मेरे पास एक वेरिएबल है दैट इज अ ईयर, ठीक है। सो मुझे अपने इस ईयर की डाटा टाइप देखनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स डॉलर, और इसकी डाटा टाइप देखने के लिए मैं इसको क्लास फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। सो इफ आई रन दिस वन, so I can see that right now वो year को integer फंक्शन में फॉर्म में ले रहा है, मीन न्यूमेरिकल फॉर्म में ले रहा है। सो ये याद रखिएगा कि हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो कैरेक्टर के अंदर, मीन फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन मैं ईयर वाले डाटा को जो 1960 1970 है, मैं उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लेना चाहता, मैं उसको फैक्टर की फॉर्म में लेना चाहता हूँ, मीन कैरेक्टर की फॉर्म में लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करना है किसी भी इंटीजर डाटा को कैरेक्टर के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने लिखा जी सेल्स डॉलर ईयर, और इस वेरिएबल को, ठीक है, या इस कॉलम को मैंने कॉल कर लिया इन अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज डॉट फैक्टर। सो एज डॉट फैक्टर के अंदर जब मैं इस कॉलम को कॉल कर रहा हूं तो वो क्या करेगा, इस न्यूमेरिकल या इस इंटीजर टाइप डाटा को फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा
और मैं उसको स्टोर अगेन सेल्स डॉलर ईयर वेरिएबल में ही कर रहा हूँ. सो इट्स अप टू यू जो भी आप नाम रखना चाहो. सो इफ आई रन दिस कमांड, और अब अगर मैं इस वेरिएबल का डाटा टाइप देखूं तो वो देखो अब इंटीजर की बजाय मुझे वो फैक्टर बता रहा है. सो अब हम जब भी आगे जाके ईयर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो उसको इंटीजर टाइप नहीं कंसिडर करेगा, बल्कि वो उसको फैक्टर टाइप कंसिडर करेगा. इज इट क्लियर जी? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? सर फैक्टर से क्या मुराद ले रहा है ये? फैक्टर से मुराद ये है कि रिमेंबर जब हम एट्रीब्यूट एनालिसिस कर रहे होते थे तो हम कहते थे कि क्या ये सिंगल फैक्टर एनालिसिस है, टू फैक्टर एनालिसिस है, थ्री फैक्टर एनालिसिस है. जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल फैक्टर से क्या मुराद है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यंग लोगों ने कितनी मेरी प्रोडक्ट बाय की है, अडल्ट ने कितनी बाय की है. तो एज ग्रुप इज माय फैक्टर, इज अ वेरिएबल बट इट्स अ फैक्टर टाइप, इट्स अ करैक्टर टाइप. ठीक है. सो जब आप फैक्टर या जिसको हम करैक्टर टाइप वेरिएबल कह रहे होते हैं उसके ऊपर आप कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते. उसकी आप फ्रीक्वेंसी जरूर देख सकते हो, ठीक है, बट उसके ऊपर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं कर सकते. मीन सच एज आप उसका मीन नहीं निकाल सकते, आप मीडियन नहीं निकाल सकते, आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं उसका निकाल सकते. इज इट क्लियर? राइट सर. ओके. अब हम अपने जी एनालिसिस की तरफ आते हैं जो हमने एक्सेल के अंदर बेसिकली एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया था. सो मैं अपने सेल्स डेटा को ही ले रहा हूँ, ये जो बाइक सेल्स वाला डेटा है. ओके. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कस्टमर विजिट द स्टोर फ्रॉम ईच एज ग्रुप. कि मुझे अपने पूरे के पूरे जो डेटा सेट है विच इज माई सेल्स डेटा, ठीक है, मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा एज ग्रुप है कि यूथ कितने मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं, कितने जो है वो यंग अडल्ट मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं और कितने अडल्ट मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीकेकार तो है, कोई बता सकते हैं मैं कौन सी डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर सकता हूँ? जी. इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी कस्टमर विजिट द स्टोर फ्रॉम ईच एज ग्रुप. सर बार चार्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सीलेंट. हम सिंपल बार चार्ट डाटा विजुअलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका का और भी है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो रिमेंबर हम जो पीवट टेबल बनाते थे, तो दैट मीन हम पीवट टेबल बना रहे थे एज ग्रुप के लिहाज से. तो अब मुझे अगर आर में एज ग्रुप के लिहाज से पीवट टेबल या टेबल क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा टेबल दैट इज अ फंक्शन नेम एंड देन सेल्स. ठीक है, सेल्स क्योंकि इसके अंदर हमारा सारे का सारा डेटा है, डॉलर साइन, ठीक है, और मैं अपने एज ग्रुप वाले वेरिएबल को जो है वो कॉल कर लूंगा. एंड इफ आई रन दिस कमांड तो मेरे पास एक टेबल बन के आ गया जिसमें मुझे बता रहा है जी मेरे पास जो है वो अडल्ट्स कितने हैं, मेरे पास यंग अडल्ट्स कितने हैं, मेरे पास सीनियर कितने हैं, और मेरे पास यूथ के लोग कितने मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, क्योंकि फैक्टर एक ही है विच इज अ एज ग्रुप, ठीक है, तो हमें वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करना है, तो वी कैन यूज द सिंपल बार चार्ट. ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए. तो सिंपल बार चार्ट हम आर में कैसे बना सकते हैं, मैं अगेन इस पूरे के पूरे टेबल को, ठीक है, स्टोर करवा रहा हूँ एक अलहदा से वेरिएबल में विच इज अ एज ग्रुप. ठीक है. सो इफ आई रन दिस कमांड, अब ये सारे का सारा टेबल जो है वो इस एज ग्रुप के अंदर स्टोर हो गया. इन ऑर्डर टू ड्रॉ द बार चार्ट, मेरे पास आर के अंदर एक फंक्शन है बार प्लॉट. ओके, देन नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर वो पूरे का पूरा टेबल स्टोर है, कॉमा. ओके, अब अगर मैं और कुछ भी ना लिखूं तो वो बार चार्ट बना देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस बार चार्ट की मुझे हेडिंग देनी है. हेडिंग क्या दे रहा हूं, दैट इज आप लिखोगे फिर मेन इज इक्वल टू whatever the name of that bar chart. मुझे x एक्सिस को लेबल करना है तो मैं करूंगा x लेबल इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो भी x एक्सिस को लेबल देना है विच इज एज ग्रुप, और मुझे y एक्सिस को लेबल करना है तो y लेबल दैट इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो इफ आई रन दिस कमांड, सो नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास
जहां पे फाइल्स थी अब यहाँ पे साथ ही है प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बार चार्ट बन गया है। सो आप यहाँ से इसको जूम भी कर सकते हो, जूम मीन एक सेपरेट विंडो के अंदर वो मुझे शो करे, ओके। इवन अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मीन इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में करना है या इमेज फॉर्म में करना है। सो सेव इमेज करूं तो साथ में वो पूछ रहा है पीएनजी टाइप करना है, जेपीजी टाइप करना है, कौन सी टाइप करनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, और कहाँ पे जाके ये सेव होगा वो आप जाके बता सकते हो, ओके। एंड देन यू कैन सिंपली सेव, तो वहां पे उस लोकेशन के ऊपर जाके ये ग्राफ सेव हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो राइट नाउ ये बार चार्ट हमें क्या बता रहा है, सिंपल बार चार्ट, कि इतने अडल्ट्स जो है वो हमारे स्टोर को विजिट कर रही है, इतने सीनियर्स, इतने यंग अडल्ट्स, ओके। अब अगर आप चाह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ ये हमें जो है वो वर्टिकली बार्स नजर आए, मुझे हॉरिजॉन्टली बार नजर आए, तो देन आपने क्या करना है, बाकी तो वही रहेगा, मीन एज ग्रुप वाला ये वाली लाइन मैंने एज इट इज यूज कर ली है, बार प्लॉट वाली लाइन एज इट इज मैंने यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन मैंने कर दी है, यानी कि इस लाइन ऑफ कोड के अंदर एडिशन क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल मीन HORIZ इज इक्वल टू ट्रू, के मीन आपने इंस्टेड ऑफ वर्टिकली ड्रॉ करने की बजाय हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करो। सो इफ आई रन दिस कमांड नाउ, सो नाउ वी कैन सी दैट कि हमें हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर, एंड अब ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर हमें नंबर ऑफ कस्टमर लेबल देना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे हमें एज ग्रुप को लेबल देना पड़ेगा। क्लियर है जी? ओके, अब हम आ जाते हैं कि लेट्स से कि मुझे अब ये इंस्टेड ऑफ ग्रे कलर में जो दिखा रहा है, मुझे इनके कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो बाकी लाइन ऑफ कोड तो वही रहेगा, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम एक लाइन ऐड और कर देंगे, COL विच कॉलम, ठीक है। जो भी आपने कलर करना है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे उस कलर का, और साथ में मैं कह रहा हूँ बॉर्डर जो है वो ब्लू करे, मीन ये जो लाइनें हैं वो उसको ब्लू कलर के अंदर शो करे। सो इफ आई रन दिस कमांड, सो नाउ वी कैन सी दैट कि वो मुझे ग्रीन और इसकी लाइन जो है वो ब्लू कलर में शो करवा रहा है, बट इट्स इन अ वर्टिकल फॉर्म। सो अगेन अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दूंगा तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करेगा। इज इट क्लियर जी रिगार्डिंग बार चार्ट? सो हम सिंपल बार चार्ट को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, या हम टेबल्स ड्रॉ करके, ठीक है, उससे भी बता सकते हैं कि कितने लोग जो है हमारे फ्रॉम विच पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है वो स्टोर को विजिट कर रहे हैं। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन। ओके, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं, आपने याद रखिएगा कि कभी भी ये परेशान मत हो कि जी ये मुझे कोड याद करना पड़ेगा, आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि जी वेरिएबल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है। वंस यू नो दैट वन, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जी मुझे नहीं पता आर के अंदर बार चार्ट कैसे बनाना है, सिंपल गो टू गूगल और राइट डाउन के जी सिंपल बार चार्ट इन आर, तो आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे जहां पे उन्होंने कोड बताया होगा, आप जस्ट कोड को कॉपी पेस्ट करो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि बार चार्ट के पहले क्या आता है, दैट इज अ डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, उसका टाइटल, एक्स एक्सिस लेबल, वायबल लेबल, ठीक है। ये चीज अगर हम जब लिख रहे होंगे ना, बार प्लॉट, ठीक है, जैसे मैं ब्रैकेट डालता हूं तो वो हमें यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। इवन मैं हेल्प भी ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके अगर हम करें बार प्लॉट, ठीक है, और अगर हम इस पे क्लिक करके देखें तो मुझे बार प्लॉट के अंदर बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो एवरी चीज के बारे में वो नीचे मुझे डिस्क्राइब भी कर रहा है कि हाइट क्या है, एक वेक्टर है, दैट मीन कि वो एक वेरिएबल है। सो जैसे एज ग्रुप के अंदर हमने जो है वो अपने एक कॉलम को या एक वेक्टर को स्टोर करवाया हुआ था, एक वेरिएबल को स्टोर करवाया हुआ था, ठीक है। अब वो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरीके से विड्थ के बारे में बताया हुआ है, स्पेस के बारे में, एंड सो ऑन। सो मल्टीपल उसके आर्गुमेंट्स हैं।
ये जो चीजें हम डाल रहे हैं ना कॉमा डाल के, इनको कहते हैं उस फंक्शन के ये आर्गुमेंट्स हैं। वो आप ऐड करते जाओ, जो जो भी आप लाना चाहते हो तो उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आर। रीजन इज क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको कहीं पे भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसलिए आपको इसकी बड़ी इजीली हेल्प भी मिल जाती है। ओके, अच्छा जी, अब हम इसी क्वेश्चन का आंसर एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, सो ये वाला अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, एज ग्रुप का टेबल बना रहा हूँ। सो अगेन उसी को एज ग्रुप वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब पाई चार्ट बनाने के लिए मुझे फंक्शन क्या यूज करना है, पाई ब्रैकेट के अंदर दिस एज ग्रुप, और मैं उस पाई की हेडिंग दे रहा हूँ उस चार्ट की। सो इफ आई रन दिस कमांड, ठीक है जी, सो मेरे पास वो पाई चार्ट बना के आ रहा है कि दिस इज अ पोर्शन ऑफ यूथ, दिस इज अ पोर्शन ऑफ अडल्ट, दिस इज सीनियर, यंग अडल्ट। सो दैट मीन सबसे ज्यादा जो है वो अडल्ट हमारे स्टोर को विजिट कर रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मुझे वो कोई डाटा नहीं शो कर रहा कि कितने परसेंट अडल्ट हैं, कितने परसेंट यूथ है। सो लेट्स से कि अगर मुझे उन परसेंटेजेस को भी शो करना है, सो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें परसेंटेजेस खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फंक्शन है राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 100 मल्टीप्लाई बाय, मैं क्या कर रहा हूँ, एज ग्रुप मीन दैट इज अ वेरिएबल जिसके अंदर वो एज ग्रुप का डाटा है। ठीक है, ये वाला एज ग्रुप डिवाइडेड बाय सम ऑफ एज ग्रुप, वो क्या करेगा, तमाम के तमाम डाटा को जमा कर लेगा। कॉमा डाल के इस 1 का मतलब क्या है कि आप डेसिमल के 1 डेसिमल पॉइंट तक जो है इसको राउंड ऑफ कर दो। अगर आप 2 करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो मुझे राउंड ऑफ शो करेगा। और मैंने इस परसेंटेज को स्टोर कर लिया किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, पाई परसेंट में। ओके, अब मैंने पाई चार्ट बनाना है और परसेंटेजेस को भी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन वही पाई वाला फंक्शन, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर डाटा स्टोर हमने किया हुआ है, लेबल्स, क्योंकि हम लेबल्स जो करना चाह रहे हैं वो पाई परसेंटेज मीन परसेंटेजेस से लेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ में मैंने पाई चार्ट का नाम रख दिया टाइटल, और साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि वो बाय डिफॉल्ट इसके कलर सेलेक्ट ना करे, बल्कि जो मैं कलर दे रहा हूँ, तो हम क्या करें, कलरिंग के लिए कॉलम इज इक्वल टू ये रेनबो एक फंक्शन होता है। रेनबो फंक्शन क्या करता है कि वो हमें रेनबो के कलर्स बेसिकली जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, और उन रेनबो में से हमने कितनी कलर सिलेक्ट करनी है, दैट इज आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एज ग्रुप, मीन जितनी एज ग्रुप के फैक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कलर्स वो सिलेक्ट कर ले। सो इफ आई रन दिस कमांड, सो नाउ यू कैन सी दैट कि उसने में परसेंटेज शो करवा दी हैं और यहाँ पे उसकी कलर्स आ गए। बट अब मुझे ये नहीं पता कि ये रेड कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन है लेजेंड, वो शो करवा सकते हैं। लेजेंड, मैं कह रहा हूँ लेजेंड कहाँ पे शो करे, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम के ऊपर, तो वो मैं कह रहा हूँ उसकी पोजीशन टॉप राइट के ऊपर वो मुझे शो करवाए। क्या शो करवाए, उसका मैंने एक वेक्टर बना दिया कि पहला एज ग्रुप जो है वो अडल्ट का है, फिर सीनियर का है। सो रिमेंबर दैट आपका जो पैटर्न आना चाहिए दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है जी, यंग अडल्ट एंड यूथ। ठीक है, एंड दिस सी एक्स इज बेसिकली जस्ट द पोजीशन, और फिल इज इक्वल टू रेनबो मीन दैट इज द कलर रेंज, वो जो कलर हमने रेनबो वाली दी हुई थी, तो वो यहाँ पे हमने फिल वाले को यूज करना है लेजेंड के अंदर। सो इफ आई रन दिस वन, तो अब ये देखिए मुझे उसने एक लेजेंड बना दिया, तो अब मैं देख सकता हूँ कि रेड कलर जो है वो अडल्ट का है, ग्रीन कलर सीनियर का है, और दिस इज यू। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर जी टिल पाई चार्ट? जी सर, मतलब तो है लेकिन ओके खुद करना पड़ेगा फिर ही होगा। ओके, तो जाहिर पता है जी जी, जाहिर पता है जब आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस खुद से करोगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। सो अभी आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इतना ज्यादा कोड देख रहे हो तो मे बी काफी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो रिमेम्बर ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है,
सो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प, गूगल से कर सकते हो, और इसी वजह से मैंने आपके साथ ये कोडिंग भी शेयर की है। सो इफ यू स्पेंड 1 or 2 days, सो यू डेफिनेटली फेमिलियर हो जाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बार चार्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और कुछ हेल्प से जो है वो एक्सप्लोर भी कीजिएगा कि पाई चार्ट फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ओके अब हम आ जाते हैं जी, लेट से ये मुझे जो पाई चार्ट वो दिखा रहा था, सेम मैं उसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, मेनी कस्टमर आर विजिटिंग फ्रॉम ईच एज ग्रुप। ठीक है, अब मैं पाई चार्ट की बजाय, मीन 2 डायमेंशनल बनाने की बजाय 3D पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ। ओके, 3D पाई चार्ट बाय डिफॉल्ट नहीं हम बना सकते। अब जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्यूटी है वो ये है कि इसके अंदर अगर मुझे कोई भी नई चीज इस्तेमाल करनी है, आर के अंदर जब हम बाय डिफॉल्ट आर को इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं करता। फॉर एग्जांपल इवन आप भी कोई पैकेज बना के इसकी वेबसाइट के ऊपर रख सकते हो और लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो एक सेपरेट डिबेट है, एडवांस लेवल की चीज है। लोगों ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, हम उन पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मुझे 3D पाई चार्ट बनाना है तो उसमें वन ऑफ द पैकेजेस प्लॉट RXI है। सो प्लॉट RXI पैकेज को पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इसको कॉल करना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। अब सबसे पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या होगा, किसी भी पैकेज को, यहाँ पे आपके प्लॉट के साथ एक पैकेज का बटन आपको नजर आ रहा है, अगर आप इस पैकेज पे क्लिक करो, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो तो हमारे पास एक विंडो आती है। अब वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पैकेजेस, तो यहाँ पे आपने उस पैकेज का नाम लिखना है, दैट इज प्लॉट RIX। ठीक है, ये मेरे पास पैकेज आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इफ वी क्लिक ऑन द इंस्टॉल, सो मेक श्योर कीजिएगा आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है जब हम ये करेंगे। सो जैसे मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा और उसको वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यह मुझे बता रहा है कि जी ये वाला पैकेज अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। सो अब अगर हम यहाँ पे पैकेजेस में आए तो वी कैन सी दैट कि हम इवन मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, प्लॉट RIX। ठीक है, ये मुझे वो नजर आ रहा है। सो एक तरीकेकार तो इसको कॉल करने का ये है कि मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दूं, तो वो क्या करेगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फंक्शन लिखेगा लाइब्रेरी और पैकेज का नाम, तो इसका मतलब है उसने साथ ही इसको कॉल कर लिया। अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीके करके ऑब्वियसली आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा लाइब्रेरी एंड नेम ऑफ द पैकेज टू कॉल दैट पैकेज। सो जैसे मैं इसको रन कर रहा हूं, सो यू कैन सी दैट इसके ऊपर वो टिक साइन आ गया। ठीक है, तो अब हमने इस प्लॉट पैकेज RXI पैकेज को कॉल कर लिया। ओके, अगेन मैं ये जो परसेंटेज मैं इसी फार्मूला से कर रहा हूं। ठीक है, मैंने परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और मैंने जो लेजेंड इसके लेबल्स जो है वो मैंने दे दिए, दैट इज LBL विच इज अकॉर्डिंग टू द दिस फंक्शन, मैंने उसके लेबल्स डिफाइन कर लिए। ठीक है जी, और मेरा जो फंक्शन है दैट इज पाई 3D। ठीक है, इस पैकेज का जो फंक्शन है पाई 3D पाई को ड्रॉ करने का, विच इज पाई 3D, देन नेम ऑफ द वेरिएबल जिसका आपने बेसिकली पाई चार्ट बनाना है, और लेबल्स के अंदर मैं कह रहा हूं कि ये LBL मीन बेसिकली वो लेबल क्या देगा, अडल्ट्स, सीनियर, यंग अडल्ट्स उनको देगा, और साथ ही साथ जो है वो इस \n का मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर उनकी साथ में परसेंटेजेस भी शो करेगा, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर उनकी परसेंटेजेस स्टोर है। सो इफ वी रन दिस कमांड, ठीक है, let me run this one again। ठीक है, सो ये मेरे पास जो है वो पाई चार्ट बन के आ गया। अगर मैं इसको जूम करूं, सो नाउ इट्स अ 3D पाई चार्ट। ठीक है जी, सो बेसिकली हम एक ही क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे थे विद मल्टीपल क्राइटेरिया।
इट्स अप टू यू कि आप टेबल फॉर्म में कर लें, बार चार्ट से कर लें, आप पाई चार्ट से कर लें, सिंपल पाई चार्ट से, या 3D पाई चार्ट के जरिए आप कर लो। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन टिल ओवर हियर? ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, बट इसको दोबारा से, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी ऑब्वियसली आपके पास, सो इसको दोबारा से क्विकली एक दफ़ा खुद से भी कीजिएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम से डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे क्वेश्चन ये करना है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी कस्टमर विजिट द स्टोर फ्रॉम ईच एज ग्रुप एंड कंट्री। कि मुझे अब दो फैक्टर आ गए हैं, एज ग्रुप और कंट्री, कि मुझे ये देखना है कि यंग अडल्ट फ्रॉम कनाडा कितने मेरे स्टोर को जो है वो विजिट करें। सो दैट मीन टू फैक्टर है। तो अगेन अब मैं टेबल सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज सेल्स डॉलर एज ग्रुप। सेल्स मीन जिसके अंदर हमारा डाटा पूरे का पूरा स्टोर है, डॉलर साइन से मैंने उस कॉलम वेरिएबल को जो है वो एक्सेस कर लिया, कॉमा सेल्स डॉलर कंट्री। सो इफ वी रन दिस कमांड तो मुझे पता चल रहा है फ्रॉम माई आउटपुट रिजल्ट के जी अडल्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कितने लोग मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं, सीनियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कितने मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं। और अब अगर मुझे इस डाटा सेट को विजुलाइज करना हो तो विजुलाइज हम कैसे कर सकते हैं? अगेन मैं इस पूरे के पूरे टेबल को एक वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव कर रहा हूँ, सो विच इज AGC। और अब मैं बार चार्ट बनाना चाह रहा हूँ। कौन सा बार चार्ट? मल्टीपल बार चार्ट। सो आपकी मर्जी है, आप मल्टीपल बार चार्ट बना लें, या इस डाटा के लिए हमने पढ़ा था हम स्टैक बार चार्ट भी बना सकते हैं। सो मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन फंक्शन वही रहेगा, बार प्लॉट। देन जो डाटा किसके अंदर सेव है, दैट इज AGC वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं उसका टाइटल दे रहा हूँ ग्राफ का, वाई एक्सिस को लेबल कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को लेबल कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास जो है वो 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एज ग्रुप्स 4 हैं, तो इस वजह से मैंने 4 डिफरेंट कलर्स दे दिया खुद से, ताकि मैं कलर दूं। अगर आप चाहो, आप कलरिंग नहीं देना चाहते, आप बाय डिफॉल्ट रखना चाह रहे हो, तो देन फिर आपको ये कॉलम इज इक्वल टू कलरिंग देने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हमने मल्टीपल बार चार्ट बनाना है तो आपने ये जरूर लिखना है, बिसाइड इज इक्वल टू ट्रू। बिसाइड इज इक्वल टू ट्रू मीन साइड बाय साइड जो बार चार्ट बनाएगा। अगर आप बिसाइड इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तो वो स्टैक बार चार्ट बनाएगा। ठीक है, सो फिलहाल इफ आई रन दिस कमांड, ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट कि वो मुझे मल्टीपल बार चार्ट शो कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे हमें वो क्या दिखा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी डोंट नो अभी। ठीक है, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेजेंड रख लेंगे। सो लेजेंड, अगेन लेजेंड फंक्शन। उसके बाद हमने कहा था उसकी पोजीशन क्या रखनी है, मीन लेजेंड आपने टॉप लेफ्ट पे रखना है, टॉप राइट पे, या कहाँ पे। देन आप उस लेजेंड बताओगे कि कौन कितने वो लेजेंड्स हैं, दैट इज अडल्ट, सीनियर, यंग अडल्ट, यूथ। ठीक है, एंड दिस इज इंडिकेटिंग बेसिकली द पोजीशन मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको 0.7 को आप जरा चेंज करके देखिएगा, अगर मैं 0.9 1 कर दूं या 2 कर दूं तो मेरे उस लेजेंड की पोजीशन पे क्या इफेक्ट आता है। एंड ऑब्वियसली देन फिर हम क्या करेंगे? लेजेंड के अंदर हमने कलरिंग बतानी है, तो फिल इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये सेम कलर हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट वही कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा हो। अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीनियर के लिए ज़ाहिर बता रेड कलर आ रहा होगा, यंग अडल्ट के लिए ग्रीन कलर आ रहा होगा, और यूथ के लिए ऑरेंज। सो इफ वी रन दिस कमांड, सो नाउ वी कैन सी दैट। ठीक है, सो अब अगर मैं ये 0.7 को जरा 0.9 करके चेक करूं तो क्या होता है? ठीक है, आप देखिए उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और उसका साइज जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उसके साइज को हम छोटा बड़ा या उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, so I have to run this command again. Okay, so this is my multiple bar chart. और अब इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बार चार्ट मैं स्टैक बार चार्ट भी बना सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, अडल्ट ग्रुप में से कितने लोग मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में से सीनियर कितने लोग मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं, एंड सो ऑन।
सो इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड या मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए अगर मैं स्टैक बार चार्ट करूंगा, बाकी कमांड सारी की सारी वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रू की जगह के ऊपर हमने क्या कर देना है, फॉल्स। ओके, सो इफ वी रन दिस कमांड, ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ स्टैक बार चार्ट। ठीक है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में से कितने लोग हमारे स्टोर को विजिट कर रही हैं? दिस इज अ पोर्शन ऑफ अडल्ट, दिस इज अ पोर्शन ऑफ यंग अडल्ट, दिस इज अ पोर्शन ऑफ यूथ। ठीक है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर जी? ओके, सो आई होप कि आपको सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट विद आर जो है वो क्लियर हो गया है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे जो है वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, और प्लस हम जो है वो इंशाल्लाह लर्न करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम किसी भी डाटा सेट के लिए क्वेश्चन रेजिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं उस डाटा से जो इनसाइट हासिल करना चाहता हूँ कि हमने क्वेश्चंस कैसे रेज करने हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हो जी। एनी क्वेश्चन? नो सर, ओके 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 सर एक क्वेश्चन पूछना जी जी, था। प्लीज प्लीज पूछे। सर जैसे कि अभी जैसे बार प्लॉट में आगे वो लिखा हुआ है एज मेन लिखा हुआ है, यानी कि एक्स लेबल, सर हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे पहले एक्स लेबल, यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये अडल्ट को मैं इसकी जगह पे लिख दूं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे वाई लैब लिखा और एक्स लेबल लिखा हुआ है, मैं पहले एक्स लेबल लिख दूं फिर वाई लेबल लिख दूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक ये आप जो है वो मेन को बाद में लिख दो, एक्स लेबल को पहले लिख दो, वाई लेबल जी को पहले बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, बट आपका जो पहला जो है वो मेक श्योर कीजिएगा वो डाटा ही होना चाहिए, पहला आर्गुमेंट। ठीक है, ठीक सर।